हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एफ ए खान और तो हम बात करने जा रहे हैं अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस क्या होती है। अर्थराइटिस जो होता है वो जॉइंट डिजीज़ है, यानी कि हमारी एक हड्डी की बीमारी है जिसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें हड्डियों में दर्द होगा, सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्टिफ होंगी। यानी जब भी हम अपना मूवमेंट्स करेंगे, लाइक कि अगर हमारा ये फिंगर्स मूव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसमें उंगलियों में सूजन देखने को मिलेगी। सूजन के साथ दर्द होगा, पूरा मूवमेंट्स नहीं होगा, हो सकता हो तो दर्द के साथ हो या स्टिफ हो। इसी को हम अर्थराइटिस कहते हैं। और अर्थराइटिस में इसके अलावा बहुत से ऐसे सिम्टम हैं जो कॉमन हमको देखने को मिलते हैं। अब ये अर्थराइटिस कितने टाइप की होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और इसको जानने का तरीका क्या है डायग्नोसिस के पर्पज़ से, और इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, यानी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और इसका इलाज क्या है, इलाज में किन किन चीज़ों के थ्रू इसको ठीक किया जाता है, उसके बारे में आज हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो अभी बारी आती है कि अर्थराइटिस है तो उसका टाइप क्या है। अर्थराइटिस अगर देखा जाए तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोअर्थराइटिस और दूसरा होता है पॉलीअर्थराइटिस। मोनोअर्थराइटिस जो होता है वो किसी एक जॉइंट्स में होता है, जैसे कि अगर हमारे ये है तो एक जॉइंट से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या नी जॉइंट है बेसिकली, या कूल्हे की हड्डी या हिप का जॉइंट है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है मोनोअर्थराइटिस। इसके अलावा आता है पॉलीअर्थराइटिस। पॉलीअर्थराइटिस का जो एक अच्छे से एग्जांपल है वो है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि मोनोअर्थराइटिस में कौन कौन सी डिजीज़ आएंगी और पॉलीअर्थराइटिस में कौन कौन की डिजीज़ आएंगी, तो वो ये रहेंगी। मोनोअर्थराइटिस में आएगा पायोजेनिक अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस, हीमोफिलिक अर्थराइटिस, सेकेंडरी अर्थराइटिस, गाउट या ट्रॉमा। अगर हम पॉलीअर्थराइटिस की बात करें तो पॉलीअर्थराइटिस में रोमेटॉइड अर्थराइटिस आएगी, रोमेटॉइड फीवर आएगा, जोनाइल रोमेटॉइड अर्थराइटिस। जोनाइल रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो होती है वो बच्चों की होती है और बेसिकली बच्चों में ही देखने को मिलता है, जिसमें कि ये कई जॉइंट्स को एक साथ इन्फ्लेम्ड करता है। इसके अलावा प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस आती है एंड सेरोजेनिक अर्थराइटिस। अगर इसके अलावा बात करें कि मोनो और पॉली के अलावा क्या क्या आता है, तो प्राइमरी और इडियोपैथिक, यानी कि कॉज तो हमें पता नहीं चला बट अर्थराइटिस है। दूसरा आता है सेकेंडरी अर्थराइटिस। सेकेंडरी में जो आता है वो किसी इन्फेक्शन के थ्रू आ रहा है, या ट्रॉमा के थ्रू आ रहा है, या एवियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस डिजीज़ होती है उसके वजह से आ रहा है। इसके अलावा जो है अर्थराइटिस जेनेटिक हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के थ्रू हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है, मैकेनिकल कुछ इंजरीज हुई हैं उनकी वजह से, या एक जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो एज फैक्टर है, यानी कि एज से भी अर्थराइटिस होती है। दो अर्थराइटिस जो आपने देखा होगा अपने आसपास के लोग में, दो अर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी होती है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्टली हमारे नी जॉइंट में देखने को मिलती है। जो लोग आजकल ज़्यादा परेशान हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होती है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो उसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, मल्टीपल लेवल पे आपको स्वेलिंग में देखने को मिलेगी, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट्स में क्रैकिंग देखने को मिलेगी, और ये एक उसका एग्जाम्पल अर्थराइटिस का। अब हम बात करते हैं कि अर्थराइटिस है तो हमारे सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जो बीमारी है वो जोड़ों की है, यानी कि जॉइंट्स की है। तो जहाँ पर दो बोन्स आपस में आके मिल रहे हैं उनको जॉइंट्स करते हैं, और जॉइंट्स को कवर करती है कैप्सूल्स। इन्हीं के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेजेस होते हैं, साइड में लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं जो इनको कवर अप करती हैं, और मूवमेंट्स करने के लिए डिपेंड होते हैं मसल्स पे। अगर सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आपको पता चलेगा पेन होगा। पेन्स जो है जॉइंट्स पे होगा, अराउंड जॉइंट्स के हो सकता है, मूवमेंट्स पे भी हो सकता है, स्वेलिंग होगी अराउंड जॉइंट्स, स्टिफनेस होगी, रिजिड होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिजिड हर पेशेंट्स में मिले या स्टिफनेस हर पेशेंट्स में मिले। थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर भी देखोगे, आप चेक करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर में भी रेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर नीज़ का अर्थराइटिस हो रहा है तो पेशेंट को चलने उठने बैठने में दिक्कत होगी, सूजन बनी रहेगी, और जब भी वो कुछ काम करेगा बहुत देर तक की बैठ के, तो जैसे ही वो अपने मूव करेगा नीज़ को तो पेन शुरू हो जाएगा। इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेट स्टेज में डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ फंक्शन में भी आ जाए वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉमन है कि वीकनेस उसको देखने को मिलेगा, इरिटेशन होगा, थोड़ा लेथार्जी होगा, काम करने का उसमें मन नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, एक्सेट्राज जो हैं
सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें कि कॉजेज़ क्या क्या इसके हो सकते हैं, तो कॉजेज़ में सबसे पहले आता है इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन के थ्रू ये अर्थराइटिस हो गया। दूसरा आता है कि एजिंग फैक्टर, अगर अर्थराइटिस आती है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वीर एंड टीयर की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलेगी। फिर एक जेनेटिक होगा, कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, किसी इंजरी या ट्रॉमा के थ्रू देखने को मिल सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी देखने को मिल सकता है, और कुछ हमारे इम्यून सिस्टम के प्रॉपर तरीके से काम ना करने की वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी होते हैं जो ये इनकी वजह से अर्थराइटिस हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हमारे जॉइंट्स में जो पैड्स होते हैं, जिनको हम कार्टिलेजेस बोलते हैं, उनकी अगर साइज़ कम या ज़्यादा होगा उस पर भी, कि अगर उस पर स्ट्रेस पड़ता रहेगा बार बार जॉइंट्स का, तो वो घिसना शुरू कर देंगे, और घिसने की वजह से हमें अर्थराइटिस डेवलप हो जाएगी। दूसरा आता है कि बॉडी का ओवरलोड होना, यानी कि आपकी बॉडी अगर ओवरवेट है, ओबेज है, तो उसमें भी हमको बार बार फ्रिक्शन और मूवमेंट्स के रगड़ खाने से भी कार्टिलेज डैमेज होंगे, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा आता है मैकेनिक्स वीक कार्टिलेज, कि आपका वेट तो ठीक है और आप इतना वो भी मूवमेंट्स, कार्टिलेज की शेप और साइज़ भी ठीक है, बट वीक है, वो कमज़ोर है। मे बी आपका डाइट बहुत अच्छी नहीं है, लाइफ लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अर्थराइटिस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, कुछ ABCDS फैक्टर्स होते हैं, उन पे भी डिपेंड हो जाता है अर्थराइटिस होने की चांसेस। जैसे कि A से आता है लिगामेंट, B से बोनी मिनरलाइजेशन, C से कार्टिलेज स्पेस, D से डिस्ट्रीब्यूशन एंड S से सॉफ्ट टिश्यूज़। अगर हम डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस कैसे हम देखेंगे, तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है अर्थराइटिस के सिम्टम्स के साथ, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस तरीके से हम डायग्नोस बनाएंगे। एक तो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हमने पेशेंट को देखा, एग्जामिन किया। सपोज दैट कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट हमारे पास आया, तो उसमें नी में सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, मे बी लिमिट मूवमेंट्स हो सकते हैं, मे बी क्रैकिंग साउंड्स मिल सकते हैं। वो हम जब एक साइन चेक करेंगे, मूवमेंट्स चेक करेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तो हमें क्रैकिंग साइंस या क्रिपिटस साउंड देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के पर्पज़ से हम लोग अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, ब्लड कल्चर, जॉइंट एक्सरे, टीयर टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कि मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं, सिरप आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, उनको दे रहे हैं। दूसरा होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़, कि अगर नी ज़्यादा ख़राब हो गया है तो हमको सर्जरी करानी पड़ेगी। इसके अलावा असिस्टेड डिवाइसेस जो हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस करेंगे, वेट अगर उनका ज़्यादा आ रहा है तो वेट को हम कोशिश करेंगे कि इनको वेट को मैनेज करने की कोशिश। इसके अलावा आता है फिज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी में एक्सरसाइजेस के थ्रू हम मसल्स की स्ट्रेंथ देंगे, मोबिलाइजेशन देंगे, और कुछ ऐसी टेक्निक्स होंगी जिससे हम उसकी जॉइंट को स्ट्रेंथ दे सकें। इसके अलावा आप डाइट है, डाइट का बहुत अच्छा रोल है। डाइट अगर आप प्रॉपर रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिवेंशन के तौर पे अगर हम बात करें तो ये है कि वेट को आप मैनेज कीजिए, एक्टिव रहिए, लाइफ और लिविंग स्टाइल जो है वो अच्छे से रखिए। डाइट जो होनी चाहिए वो हाई रिच डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपकी दिक्कत है तो आपको रेस्ट ज़रूरी है। वेट को गेन ना होने दें, कंट्रोल रखें, और मूवमेंट्स को फ्लेक्सिबल बनाए रहें। वाटर इनटेक ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर जो है जितना ज़्यादा से अच्छे से लेंगे, आपकी फ्लूइड रिटेंशन उतनी अच्छी होगी। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइजेस और वॉक, जो कि इसका अहम हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको मैनेज करने के लिए। बाकी इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर पूरी बेसिक टॉपिक रहेगी, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि नी जॉइंट पे क्या क्या आपको करना है, किस टाइप से करना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या डाइट लेनी है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, 2 पे अच्छे से टॉपिक बना के पूरा हम इसको क्लियर करेंगे।